आज डे 22 एनसीईआरटी इकोनॉमी लेक्चर 10। टोटल 15 लेक्चर में हमने दोनों एनसीईआरटी खत्म करनी थी, इकोनॉमी और हिस्ट्री की। तो बस इसके बाद 5 लेक्चर और बचेंगे और उसके बाद आपकी मेन पॉलिटी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी और साथ में इंडियन सोसाइटी वो दोनों करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने वैसे इकोनॉमी के अंदर करना है, यहाँ पे हमने जिस चीज को डिस्कस करना है और सब कुछ करना है वो है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमने इकोनॉमी के अंदर यूज करनी होती है वो सारी पढ़नी शुरू करनी है। हाँ, तो पहले तो आपकी जीडीपी जीएनपी ये जो हमने लास्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज की हैं, क्या इनमें से किसी में आपको कोई डाउट है? किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो? और मुझे ये भी बताओ कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या ये बताया था, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल मतलब रियल और नॉमिनल वैल्यूज क्या होती हैं, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, ये बताया मैंने अभी? हाँ ठीक है, ये नहीं बताया। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी वैल्यूज होती हैं जीडीपी जीएनपी, होपफुली सबको समझ आ गई होंगी। अगर किसी को नहीं आई प्लीज मुझसे पूछ लो, फिर मैं वो चीज बारे बता दूं। ठीक है, नहीं तो मैं ज्यूम कर लूं कि आपको आ गई है। देखो, अब नॉमिनल और रियल चीज को पढ़ने से पहले हमने वैसे जो आज पहले पहले वो कंसेप्ट करते हैं, फिर मैं उसी से लिंक करूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन एंड डीफ्लेशन बारे। इन्फ्लेशन क्या होती है और डीफ्लेशन क्या होती है, इस चीज को समझना जरूरी है। अब इन्फ्लेशन की पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, डीफ्लेशन आखिरी में बस एक वर्ड में आ जाए, पहले हम इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं। इन्फ्लेशन का अपने आप में मतलब है, इन्फ्लेशन देखो, एक इसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं। पहले मैं वो दोनों टर्मिनोलॉजी लिखूंगा फिर उन्हें समझाऊंगा। पहले है जनरल प्राइस राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज, और दूसरी डेफिनेशन जो है वो है टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल गुड्स। टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल गुड्स। तो ये आपकी दो इन्फ्लेशन की टर्मिनोलॉजी है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इन्फ्लेशन इन जनरल टर्म्स हम जिसे महंगाई रेफर करते हैं उसे कहते हैं। पर हर चीज जब भी आपकी लेट्स सपोज किसी चीज के अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो महंगाई होती है। जनरल प्राइस राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज, इसका मतलब क्या है कि देखो प्राइस बढ़ रही है पर ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज वेजिटेबल मार्केट लगाओ कि सारी वेजिटेबल मार्केट में सिर्फ दो को ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसका प्राइस बढ़ रहा है, बाकी सारा सबका प्राइस नॉर्मल है या कम हो रहा है। अगर सारी वेजिटेबल्स थोड़ी थोड़ी महंगी हो रही हैं उसे हम बोलेंगे कि हाँ आपकी महंगाई हो रही है। पर जहां पे आपकी सारी की सारी वेजिटेबल्स में से, मतलब अगर आपकी 4 वेजिटेबल्स का एग्जांपल है ए बी सी डी, अगर आपकी 4 वेजिटेबल्स हैं इसमें से सिर्फ बी महंगी हो रही है बाकी सारी वहीं खड़ी हैं, फिर हम इसे इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। इन्फ्लेशन है जब सबका थोड़ा बहुता, किसी का ज्यादा किसी का कम प्राइस राइज हो रहा है। ठीक है, तो उसी मार्केट के अंदर बाकी कॉमोडिटीज देखेंगे और फिर हम बताएंगे कि प्राइस राइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज काम करती है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक आप पूछ सकते हो। अब प्राइस राइज होते क्यों है, इस चीज बारे बात करें। देखो, हर चीज का इकोनॉमी का बेस जो है वो है आपका डिमांड और उसकी सप्लाई।
किसी चीज की डिमांड होगी और उसकी सप्लाई होगी, ये दो चीजों का हमेशा बेसिस बनता है, डिमांड है और सप्लाई है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, देखो जो आपका डिमांड है, पहले इस साइड पे बात करते हैं। अगर किसी चीज को खरीदने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली वो चीज, अगर पीछे से लेट्स सपोज एक एग्जांपल जो मैं हमेशा कोट करता होता हूं, जैसे ये आपकी दुकान है, आपकी दुकान के अंदर आपके पास एक कोक की बोतल पड़ी है, ठीक है। अब ये जो एक कोक या पेप्सी जो भी है उसकी बोतल पड़ी है, आपके पास तीन लोग आ गए, ए बी सी। आप कोक की बोतल वैसे आप 5 रुपए में बेचते थे, ये तीनों लोग आके आपसे अगर कहने लग जाए कि मुझे कोक चाहिए, मुझे कोक चाहिए, तीनों एक साथ आए हैं और तीनों को ही ये आपकी कोक की बोतल चाहिए। ए अपने साथ पूरे पूरे पैसे लेके आया था कि बस 5 की बोतल खरीद के चला जाऊं, बी अपने साथ 1 रुपया ज्यादा लेके आया था और सी 2 रुपए ज्यादा लेके आया था। तो आप किससे दोगे और कितने की दोगे? यूजुअल सी बात है, अगर आप 5 की तीनों को रखोगे, तीनों 5 रुपए रख देंगे, तो आप 5 की तो नहीं भी, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसमें से सी सबसे ज्यादा पैसे दे पाएगा, इसलिए सी को आप बेच दोगे। पर उसके कारण हुआ क्या है, जो चीज आप 5 की बेचते थे वो 7 की बेची आपने। तो यही आपकी महंगाई होती है कि बेसिकली जितनी अगर पीछे से अगर सप्लाई नहीं आ रही है, पीछे से उतना बन नहीं रहा, उतनी आपके आगे डिमांड आई हुई है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपका ऑब्वियसली प्राइस राइज होगा। यहीं पे आपकी दूसरी टर्मिनोलॉजी भी आती है, टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल गुड्स। इस पूरी टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? देखो, अल्टीमेटली लोगों की जगह इकोनॉमी के अंदर तो पैसा इमेजिन करो ना, कि पैसा लोगों के पास ज्यादा आया हुआ है पर उतना पीछे से सामान नहीं बन रहा। टू मच मनी, पैसा बढ़ा हुआ है मार्केट में पर पीछे गुड्स उतने नहीं बन रहे, सामान उतना नहीं बन रहा। तो यानी कि अगर मैं ये कहूं, जैसे आपके कई बारी पॉलिटिशियंस वादा कर देते हैं, हर इंसान को अगर मैं कहूं कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो अगर इंडिया के हर इंसान के पास 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख की वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि 5 लाख तो हर एक के पास है, हर बंदे के पास 5 लाख आ गए, ये तो मार्केट में जाएगा और इसे जो खरीदना है ये खरीदने चला जाएगा। पर ऐसे ही 5 लाख लेके और भी तो वहां पे लोग आए होंगे उसी चीज को खरीदने। लेट्स सपोज ये सारे के सारे एक टीवी लेने गए हैं, ठीक है, एक टीवी लेने गए हैं। अब ये सारे टीवी लेने गए हैं, सबसे टॉप क्वालिटी, मान लो ये टीवी 5 लाख का था। अब जब कंपनी ने ये टीवी बनाया होगा, कंपनी को होगा ही ना कि 5 लाख तो किसके पास है, ठीक है, रेयरली कोई खरीदेगा, मतलब टीवी लगाने के लिए किसके पास है, तो कोई रेयरली खरीदेगा, उन्होंने बनाए ही उतने को होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज बना के 100 टीवी बैठे हुए थे कि बस सिर्फ 100 ही बेचने हैं ये तो। पर ये खरीदने वाले, क्योंकि सबके पास 5-5 लाख आ गए हैं, यहाँ पे 10,000 बंदा इकट्ठा हो गया कि हमसे 5 लाख लो, ये टीवी दो। अब उनके पास तो इतने टीवी उन्होंने बनाए ही नहीं, ना प्लानिंग की है ना उसके बाकी, अगर ये भी सोच लें हाँ अब बना लेंगे, तो कितने ही बना लोगे इस डिमांड के आगे। और अगर इतने बनाने जाओगे तो ऑब्वियसली जो कंपोनेंट आप अगर पीछे ऑर्डर बड़ा प्लेस करोगे कि मुझे स्क्रीन्स भेजो, ये भेजो, उन्हें भी तो और ज्यादा बनाना पड़ेगा, उतना वो भी नहीं सोच के बैठे, तो वो भी अपना प्राइस उठाएंगे, क्योंकि आप कुछ आगे से इतना लार्ज क्वांटिटी में मंगा रहे हो, तो उनकी भी आगे प्रोडक्शन पे स्ट्रेस आएगा, वो भी और लोगों को हायर करेंगे, जो भी करेंगे। तो आप घुमाते घुमाते, क्योंकि आपको पता है कि इतने टीवी नहीं बन पाएंगे और हर बंदा ही 5 लाख लेके घूम रहा है, तो आपकी यहाँ पे आप प्राइस राइज करके इस टीवी को शायद 50 लाख का कर दोगे। अब फिर से 100 लोग ही रह जाएंगे जिनके पास पैसे होंगे, बाकी सबके 5 लाख, 5 लाख तो जीरो के बराबर हो गए, क्योंकि हर इंसान के पास ही है। जब पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में हो और उतना सामान अवेलेबल ना हो, ये भी महंगाई कर देता है आपकी, ठीक है। हर चीज इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई से चलती है। अगर आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं होगी, तो भी महंगाई होगी। अब दूसरी साइड का एंगल देखते हैं, जहां पे सप्लाई साइड पे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है।
देखो अब सप्लाई साइड पे महंगाई कैसे बढ़ सकती है। सप्लाई साइड पे शायद जैसे अभी मैंने बताया कि पीछे आपने ऑर्डर प्लेस किया तो कोई भी जो रॉ मटेरियल है शायद वो महंगा हो जाए, या अब क्योंकि आपको सडनली इतने टीवी डिलीवर करने हैं, आपकी लेबर जो है आप उन्हें बोलो कि एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा घंटों के डबल पैसे मांगे, तो उनकी शायद सैलरीज बढ़ गई हैं। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जहां पे फैक्ट्री लेवल पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जहां पे पैसा पैसा ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, इसकी अल्टीमेटली चीज क्या होगी कि इसके कारण आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगी तो आपकी अपने आप प्राइस राइज होगा, ठीक है। और अगर प्राइस राइज होगा तो यही तो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके इन्फ्लेशन को। क्लियर है? तो इकोनॉमी अपने आप को खुद इस तरीके से बैलेंस कर लेती है कि जितना मार्केट में पैसा अवेलेबल है, खरीदने वाले लोग अल्टीमेटली घूम फिर के उतने ही रहे, ठीक है। अगर आपके जैसे एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल बताता हूं, सॉरी, आपने कई बार घरों में भी सुना होगा कि तुम लोग इतनी महंगी मूवियां देखने जाते हो, 150-200 रुपए की एक टिकट। हाँ, और पेरेंट्स ने सुना होगा कि हम तो 1 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में शो दिखाते थे। तो अगर वो 5 रुपए में शो देख रहे हैं, आज अगर तुम वो पुराने वाले सिनेमाज में जाओगे तब भी 5 रुपए की टिकट नहीं है वहां पे, ठीक है। वो भी इतना तो लेंगे, 50, 60, 70 तो लेंगे, ठीक है। चलो वही कंपेयर कर लो, चलो मल्टीप्लेक्सेस को नहीं भी कंपेयर करते। ये जो 1 रुपए की टिकट थी, आज ये 50 रुपए की क्यों हुई है, ठीक है। क्योंकि जब पेरेंट्स या कोई भी आपको ये कंपैरिजन बताता है कि हमारे जमाने में चीज इतनी की होती थी, आज इतने की है, वो एक बहुत बड़ा कंपैरिजन और साथ में जोड़ना भूल जाते हैं कि उस जमाने में आपकी सैलरीज कितनी थी। देखो सैलरीज एक बहुत बड़ा इफेक्ट प्ले करता है इन्फ्लेशन में, इसे हम कहते हैं स्पाइरल इफेक्ट। देखो जो भी वर्कर है, वर्कर को लगेगा महंगाई हो रही है, मुझे ज्यादा सैलरी डिमांड करनी चाहिए। सारे वर्कर्स को महंगाई महसूस होगी कभी ना कभी, तो सारे वर्कर्स पहले से ज्यादा पे मांगेंगे, सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी। सैलरीज बढ़ाएंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो, अब जिस इंसान की सैलरी पहले 10 रुपए थी, लेट्स सपोज, आज तुमने उसकी सैलरी बढ़ा के 50 रुपए कर दी है, 5 गुना इंक्रीज हो गया है ना। पर ऐसे ही अगर सबकी सैलरी 5-5 गुना बढ़ी है, सप्लाई थोड़ी बढ़ी है पीछे से, सिर्फ पैसे बढ़ा दिए लोगों को, अब पैसे ज्यादा मिलने लग गए हैं। अब अगर पैसे ज्यादा होंगे, ये 50 रुपए, वही 5 लाख वाला एग्जाम्पल, ये 50-50 जिन्हें भी एक्स्ट्रा पैसे मिलने लगे हैं, ये जो भी अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, ये सारे के सारे मार्केट में जाएंगे कि हम जाके इस चीज के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। अब जब सारे लोग ही उस चीज का शौक पूरा करने पहुंच गए, तो ऑब्वियसली उतनी तो सप्लाई नहीं है, उतनी तो जैसे मूवी हुआ तो उतनी सीटें नहीं है, उतनी आपकी सप्लाई नहीं है, तो अपने आप ही क्या होगा, आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर सैलरीज बढ़ रही हैं तो चीजें भी मार्केट में अपने आप महंगी हो जाती हैं। अगर चीजें महंगी होगी, वर्कर फिर बोलेगा मुझे सैलरी इंक्रीज चाहिए क्योंकि महंगाई होगी, उसकी सैलरी बढ़ने से, और तो ये स्पाइरल बनता जाता है, एक चीज दूसरे को इनकरेज करती है। सैलरी इंक्रीज हुई, वो सैलरी मार्केट में खर्च की, मार्केट में आपकी सप्लाई की शॉर्टेज पड़ गई, डिमांड बढ़ी हुई है, उसके कारण प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ी, फिर से सैलरी इंक्रीज डिमांड की, उसके कारण प्राइस बढ़ गया, सैलरी इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज। तो इस तरीके से आपकी ये दोनों चीजें एक साथ ग्रो करती रहती हैं। देखो महंगाई हमेशा, मतलब पैसा क्या रोल प्ले करता है महंगाई में, जब भी पैसा एक्सेस सप्लाई में होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगी इन इकोनॉमी, ये हमेशा महंगाई करेगा। अब एक्सेस सप्लाई कैसे हो सकती है, अगर लोग लोन ले रहे हैं, देखो आप तो, आपको लग रहा है कि लेट्स सपोज आपने लोन लिया, आप सोच रहे हो कि लेट्स सपोज आप 3 साल में भर दोगे,
पर जो बैंक है, बैंक ने तो एक ही बारी में पैसा जारी कर दिया है ना कंपनी को या जिसे भी आपने देना था, एक बारी में ही पैसा दे दिया है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि आपके अपने आप ही मतलब जो लोन है वो अपने आप ही इस चीज से जारी हो गया। ठीक है, मतलब लोन के कारण आपका पैसा जब जारी हुआ तो आपकी मार्केट में अपने आप ही पैसा ज्यादा आ गया, क्योंकि ये पैसा पहले एग्जिस्ट नहीं करता था मार्केट में। आपने लोन लेके वो नया पैसा मार्केट में डाल दिया है। लोन समझ आया? एक्स्ट्रा पैसा कैसे मार्केट में डालते हैं? देखो बेसिकली अगर किसी पर्सन की सैलरी 100 रुपए थी, अगर उस पर्सन ने सोचा है कि कोई मार्केट में वो चीज 1000 की खरीद ले, अब ऑब्वियसली जिस पर्सन की सैलरी 100 रुपए है वो अपनी मंथली सैलरी से तो नहीं खरीद पाएगा ये चीज। तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं लोन लेने जाएगा। लेट्स सपोज इस 1000 को 10-10 रुपए की उसने किस्तें बनवा ली हर महीने। पर जो आप मतलब अगर ये जो इंसान है ये किस्तें भर रहा है 10-10 रुपए की, पर ये 1000 रुपए तो ऑलरेडी कंपनी को पे कर चुके हैं ना, तो कंपनी के पास तो पूरे 1000 रुपए पहुंच चुके हैं। कंपनी को शायद इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा वर्कर को रखना पड़ रहा है। अगर उस वर्कर को रखना पड़ रहा है तो यानी कि उसे भी सैलरी जा रही है। अगर उससे सैलरी जा रही है तो यानी कि मार्केट में मनी कहीं ना कहीं मतलब ये पैसा बंदा भी तो कहीं जाके खर्चा करेगा, तो अपने आप ही एक्स्ट्रा पैसा होगा तो एक्स्ट्रा डिमांड होगी, एक्स्ट्रा डिमांड होगी। तो इस तरीके से क्लियर है? तो इस तरीके से एक्सेस मनी मतलब वन ऑफ द एग्जांपल। दूसरा होता है जैसे जो आपकी ब्लैक मनी है। देखो ये महंगाई को कंट्रोल करने में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। लोन्स को तो आप कंट्रोल कर लेते हो, ये कंट्रोल करना अपने आप में मुश्किल है क्योंकि पता ही नहीं है किसके पास कितनी दबी पड़ी है। अब इसके कारण क्या होता है, जिसके पास ब्लैक मनी है वो इंसान का जब मन चाहेगा कि मैं ऑब्वियसली अगर उसे डर नहीं है विजिलेंस और ये सारी चीजों का, तो वो जब मन चाहेगा मार्केट में जाके खर्चा करना शुरू कर देगा। अब ऐसे खर्चों को आपके गवर्नमेंट रेगुलेट थोड़ी कर पाएगी। मतलब लोन्स तो महंगे कर सकती है, लोग लेना डिस्करेज हो जाएंगे, पर ब्लैक मनी कब निकलेगी मार्केट में कब नहीं निकलेगी इसका सरकार को कोई आइडिया नहीं लग पाता। ठीक है, ऑब्वियसली ट्रैक कर पाना वो अलग चीजें हैं, पर यहाँ पे कोई पर्सन कब खर्चेगा ये थोड़ी पता है। तो इसके कारण ये जो सडनली जो ब्लैक मनी है ये आपकी बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा करती है, क्योंकि ब्लैक मनी अल्टीमेटली डिमांड लेके आएगी मार्केट में, और अगर डिमांड के बदले सप्लाई नहीं है तो इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी अपने आप महंगाई होगी। इन्फ्लेशन का ब्रॉड कंसेप्ट समझ आया? इन्फ्लेशन कैसे काम करती है? ठीक है, हर चीज डिमांड और सप्लाई पे है। अब इन्हीं चीजों को हम दो टर्मिनोलॉजीज में पढ़ लेते होते हैं। एक है आपकी मतलब ये सप्लाई साइड वाले को और डिमांड साइड को। सबसे पहली जो चीज है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कह देते हैं। दूसरी है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इन दोनों का मतलब क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है अगर फैक्ट्री लेवल पे चीजें महंगी हो रही हैं, अगर फैक्ट्री लेवल पे कोई चीजें महंगी हो रही हैं, ये अपने आप पुश करेंगी आपकी क्या कहते हैं इसे, हाँ, अगर फैक्ट्री लेवल पे रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है ये अपने आप पुश करेंगी प्राइजेस को, तो आपकी महंगाई अपने आप बढ़ेगी। अगर फैक्ट्री लेवल महंगा हो रहा है उसने प्राइजेस को ऊपर को धक्का मारा है, क्योंकि नीचे से ही अब बेस प्राइस ही बढ़ गया। देखो अगर कोई चीज बन के ही पहले कोई चीज बन के 10 रुपए में आ रही थी, अब वो चीज बन के ही 12 रुपए में आ रही है, तो प्राइस को ऊपर धक्का मार दिया ना, पुश कर दिया प्राइस को ऊपर। तो इस चीज को कहते हैं पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरी साइड पे जब लोग डिमांड करते हैं किसी चीज की, लोग चाहते हैं किसी चीज को बहुत क्रेजी होकर, लेट्स सपोज कोई एक नया फोन लॉन्च हो रहा है, मान लो एप्पल का फोन कोई लॉन्च हो रहा है। अब एप्पल के फोन इतने महंगे क्यों हुए पड़े हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनकी डिमांड है। अब अगर वो फोन चाहे 1 लाख का बेचे, 2 लाख का बेचे, 2.5 लाख का बेचे,
लोग अगर खरीद ही लेंगे तो वो ऑब्वियसली महंगा बेचेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, डिमांड जब भी आप करोगे, डिमांड से आप प्राइजेस को अपनी तरफ पुल कर लोगे, यानी कि ऊपर को खींच दोगे। आप एक तरह से प्राइजेस को खींच रहे हो। जो चीज आपकी 10 रुपए की होनी थी, पर अगर आप इसकी डिमांड बहुत कर रहे हो कि और चाहिए और चाहिए, कंपनी को दिखेगा ही ना कि आपकी ये चीज बिक रही है, वो क्या करेंगे, इसकी प्राइस बढ़ा के 15 रुपए कर देंगे, क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो, इस कारण की प्राइस ऊपर आई है। यहाँ पे फैक्ट्री लेवल पे कोई चीज महंगी हुई तो कारण आपकी ये चीज प्राइस राइज हुई है। क्लियर है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कोई भी डाउट हो? अब एक जनरल क्वेश्चन, इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन अच्छी है जब बुरी है? ठीक है ऋषभ जी, आखिरी में एक बार दोबारा से याद करा देना, ठीक है। अब ये चीज कि आपकी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन अच्छी है जब बुरी है, इस चीज को स्टडी करना जरूरी है। देखो, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल्ड मैनर में हो, यानी कि अगर लो इन्फ्लेशन हो, ये पीछे लो लिख देता हूं, अगर आपकी लो इन्फ्लेशन हो, इससे अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। क्यों? लो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में डिमांड है। अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड होगी, देखो प्राइस तभी बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई लोग खरीद रहे हैं सामान, ठीक है। अगर सामान बिक ही नहीं रहा, फिर तो ऑब्वियसली डिस्काउंट पे डिस्काउंट लगेंगे, अगर लोग खरीद ही नहीं रहे तो। अगर डिमांड बढ़ रही है, उसका मेन कारण यही है, मतलब लोग खर्चा कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो जो आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री को और सामान बनाना पड़ेगा, उन्हें हैज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्योंकि उन्हें पता है सामान बिक रहा है। अगर वो अपना सामान बनाना बढ़ाएंगे तो उसके कारण और नौकरियां आएंगी, और नौकरियां आएंगी तो यानी कि और लोगों को पैसा मिलेगा सैलरीज के तौर पे, और हमारे इंडिया में लोग पॉवर्टी से बाहर निकलना शुरू होंगे, या उनका ओवरऑल लाइफ स्टाइल, देखो जिसके पास सैलरी आ रही है वो अपने ऊपर खर्चा करेगा, अपनी लाइफ के ऊपर खर्चा करेगा, अपना खुद की बेटरमेंट के ऊपर खर्चा करेगा, तो वो अपने आप ही इन सारी चीजों से निकलता जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी लाइफ और बेटर होती जाएगी। तो इस कारण आपकी लो इन्फ्लेशन बहुत जरूरी होती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से ये सारी चीज। तो यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये दोनों तरीके से ये चीज काम करती है। ये जो गुड इन्फ्लेशन है, देखो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है क्योंकि ग्रोथ के लिए जरूरी है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो इंडिया में की जाती है, इसके टारगेट्स हम देते हैं, हमारी सरकार देती है, ये काम है आरबीआई का देखना। जो इनका टारगेट है वो है कि 4% के करीब इन्फ्लेशन रखनी है, लो इन्फ्लेशन होनी चाहिए, ±2%। इसका मतलब है मिनिमम 2% तक चली जाए, अगर गिर भी रही है मैक्सिमम 6% तक जाए, इसके बीच बीच में आपकी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, तब हम उसे कहते हैं कि ये अच्छी इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो अगर आपकी बाई चांस, कई देशों की अगर आप देखोगे ना, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में भी चली जाती है। डबल डिजिट्स का मतलब होता है कि इकोनॉमी बर्बाद होनी शुरू हो गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आनी शुरू हो गई उस देश में। ऐसा क्यों? देखो, इन्फ्लेशन एक और चीज से भी बहुत तरीके से जुड़ी हुई है। इन्फ्लेशन कनेक्टेड है आपके वैल्यू ऑफ मनी से। अब ये क्या होता है? देखो, पैसे को आप दो रूप से देख सकते हो। एक है नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी, और एक है आपकी रियल वैल्यू ऑफ मनी। नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी और रियल वैल्यू ऑफ मनी, अब ये दोनों चीजें होती क्या है?
बेसिकली आपके नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि वो फेस पे क्या दिख रहा है। जैसे ये एक नोट है, अगर इस नोट पे 50 रुपए दिख रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली क्या ये 50 का नोट एक्चुअली आपको 50 की चीज खरीद के दे पा रहा है? अब ये कैसे देखा जाएगा? आप हमेशा कोई देखो, इन्फ्लेशन महंगाई मेजर कैसे की जाती है, इसकी मेजरमेंट कैसे है, इस साथ में पहले देखना जरूरी है। देखो, अगर आपका कोई, पहली बात, कोई आपको एक बेस ईयर लेना पड़ेगा। बेस ईयर का मतलब है किससे कंपेयर करोगे, कब के प्राइजेस से। लेट्स सपोज मैं एक कंपैरिजन करके देखता हूं, आज 2022 का आपका साल चल रहा है, 2022 में कितनी महंगाई है मैं कंपेयर करके देखूं, ऑलमोस्ट 10 साल के गैप से 2012 में कितनी थी। ठीक है, किसी भी कॉमोडिटी को लगा लो, जो फिक्स चीज हो, चलो कोई चीज हो, चलो जो एग्जांपल देता हूँ वही देता हूँ। आपकी एक पेप्सी की बोतल, उसका एग्जांपल लेते हैं। 2012 में ये पेप्सी की बोतल जो 600 ml थी, अगर ये बोतल 2012 में आप जब पैसे पे करने गए, ये बोतल आपकी 18 रुपए में मिल रही थी। आज जब आप पेप्सी की बोतल लेने जाओगे, यही बोतल 40 रुपए की है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करो, 10 साल में आप सेम क्वांटिटी के लिए डबल से ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो, और ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा ही ज्यादा है, पर तब भी डबल से ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो। ठीक है, तो हुआ क्या है, पिछले 10 साल में आपकी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, मतलब उसने प्राइसेस डबल कर दिए। अब दिखने को लग रहा है कि देखो, लेट्स सपोज अब किसी की सैलरी के साथ भी सेम चीज ही होगी। दिखने को लेट्स सपोज किसी पर्सन की सैलरी 50 रुपए है। अब एक पर्सन जिसकी सैलरी 2012 में 50 रुपए थी, और एक पर्सन जिसकी सैलरी 2022 में 50 रुपए है, नोट तो सेम मिल रहा है दोनों को, क्या एक्चुअली ये दोनों चीजें बराबर है? नहीं। इसे कहते हैं नॉमिनल, या जिसे कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी इसे कह सकते हो। इसका मतलब है कि शक्ल से तो 50 का नोट वही दिखता है, पर ये आपको मार्केट में क्या सेम चीज खरीद के देगा? नहीं देगा। क्योंकि उस टाइम अगर ये आप 50 का नोट यहां पे लेके जाते, ठीक है, आपको वापस चेंज में 32 मिल जाते ना, आपको वापस चेंज में आप वापस घर 32 रुपीज लेके जाते हैं। यहां पे आज अगर आप वही 50 रुपए लेके जा रहे हो, वापस चेंज में 10 रुपए मिल रहे हैं। दिखने को आपको लग रहा है कि आप 50 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, उस जमाने में वो भी 50 कमाते थे, तुम भी 50 कमा रहे हो। पर महंगाई जब बढ़ गई है, रियल वैल्यू का होता है, मतलब होता है व्हाट इट कैन एक्चुअली परचेज इन द मार्केट। थोड़ा साफ करके लिख दो, परचेज इन द मार्केट। तो रियल वैल्यू का मतलब होता है कि वो खरीद के, तो यानी कि आज के जो 50 रुपए, आज के जो 40 रुपए हैं, मतलब उस एग्जाम्पल के मुताबिक आज के जो 40 रुपए हैं 2022 के, उनकी कीमत बिल्कुल सेम है 18 रुपए के बराबर 2012 के। अब यही चीज यहाँ पे जो मूवी का एग्जाम्पल जो पेरेंट्स देते हैं, यहाँ पे भी ये चीज ट्रू होती है। आज का, मतलब उस जमाने का जो 1 रुपया था, आज का वही 1 रुपया शायद आज के 50 के बराबर है। तो उस जमाने में जब वो 1 रुपया खर्च रहे थे, आज शायद उसी 1 रुपए के बदले आपको 50 रुपए खर्चने पड़ रहे हैं सेम चीज लेने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे तो आने की भी चीजें आती थी, आना ये सब कुछ भी एग्जिस्ट करता था। अब वो सारे तो खत्म ही हो गए हैं। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि उनकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं बची, उस कीमत का कुछ आता ही नहीं। एक जनरल चीज खुद ही देख लो, 10 का नोट तो कितने सालों से, 10 का बहुत ही कॉमन नोट है, यूज करते ही आए होगे। आज से 5 साल पहले भी लगा लो, आज से 5 साल पहले अगर 10 रुपए का कुछ मार्केट में खरीदने जाते थे, तब ज्यादा सामान आता था या अब ज्यादा सामान आता है? तो नेचुरल सी बात है, उस टाइम पे ज्यादा आता होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, 10 रुपए हर इंसान के पास ही आ गए। तो हर इंसान के पास ही जब 10 रुपए आ गए हैं, तो वो चीज अब 10 की नहीं रही, वही सेम चीज अब 20 या 30 की होगी।
ठीक है, आपको दिखने को लग रहा है कि आज भी आप मार्केट में 10 रुपए की चीज खरीदने जा रहे हो। अब दो चीजें होती हैं, या तो प्राइस बढ़ा दिया जाता है या इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई चीज है जिसे हम कह देते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है कि अगर देखो लोगों को अगर बेवकूफ बनाना, कंपनियां क्या करती हैं, वो 10 रुपए की चीज है तो लोगों को 10 रुपए की चीज देते रहो। पर जैसे लेट्स सपोज पेप्सी नहीं ऐसे बेचना होता, ठीक है, उन्होंने एग्जांपल के तौर पे 18 रुपए लगा लेता हूँ, वो 2012 में भी 18 की बेच रहे थे और आज भी तुम मार्केट में जाते हो और तुम आज भी 18 रुपए दे रहे हो, तुम्हें कभी महसूस ना होता कि उन्होंने कोई चीज बदली है, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज वैसी लग रही होती। पर फर्क क्या होता है, यहाँ पे आप अगर 600 ml की बोतल लेके आ रहे हो, यहाँ पे 300 ml की बोतल है। ये होता है क्वांटिटी कम कर दो, लोगों को प्राइस से ही अगर फर्क पड़ता है प्राइस ही दिखाओ। ठीक है, ऑब्वियसली बोतलों के साइज में फर्क ये सब कुछ नोटिस हो जाता है, पर और बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे चीजें नोटिस नहीं होती, जैसे आपके डिटर्जेंट के पैकेट्स हो गए, आपके चिप्स के पैकेट हो गए, ये सारी चीजों में क्वांटिटी कम कर दी जाती है, पैकेट उतना ही बड़ा रखा जाता है या और बड़ा कर दिया जाता है पैकेट। तो पैकेट तभी तो अब उसके अंदर चिप्स ही कहाँ है, ठीक है, सब तो खाली हो गया। क्यों? क्योंकि अगलों ने चिप्स निकाल दिए, पर लोगों को 10 रुपए का पैकेट दिखना चाहिए। ये होता है श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी इकोनॉमी काम करती है। क्लियर है? अब टारगेटिंग पे वापस चलें। आ गया, हाँ। तो अगर किसी भी कंट्री में देखो डबल डिजिट में महंगाई बढ़ने लगी, यानी कि तुम्हारा प्राइस राइज बहुत जल्दी होने लग गया, इसके कारण क्या होगा कि जो मनी है, जो पैसा है, मनी की वैल्यू, जो रियल वैल्यू है, विल इरोड फास्ट, बहुत जल्दी खत्म होने लग जाएगी। अब अगर मनी की वैल्यू बहुत जल्दी खत्म हो रही है तो अल्टीमेटली लोगों का करेंसी से विश्वास ही उठने लग जाएगा। देखो अगर आप लेट्स सपोज आज ब्रेड खरीदने गए हो, अब तो ये मैंने सालों का एग्जांपल दिया, तब आपको लग रहा है कि हाँ ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो चुका है 2012 से 2022 तक। पर अगर आप एक जनरल एग्जांपल लेके चलो कि इस सेंस में अगर मैं आपको बताऊं प्राइस राइज डबल डिजिट में, अगर आज आप लेट्स सपोज एक ब्रेड खरीदने गए हो, ब्रेड पता चले 40 रुपए की है, हफ्ते बाद जा रहे हो वही ब्रेड आपकी 46-47 की होगी लेट्स सपोज, और एक हफ्ते बाद जा रहे हो 54 की होगी, और एक हफ्ते बाद जा रहे हो 62 की होगी। महीना निकला, एक महीना, 4 हफ्ते मैंने आपको गिनाए हैं, एक महीने में क्या हुआ है, 40 रुपए से ब्रेड ग्रो करके आपकी 62 पे आ गई है। 40 to 62 का जो राइज हुआ है एक महीने में हो गया। अब तुम्हें सडनली लगेगा कि यार तुम जितना भी कमा रहे हो ये कहीं लग ही नहीं रहा, ये तो सारा खर्च हो ही जा रहा है। तो तुम्हें लगेगा कि ये करेंसी में कमाना ही बेकार है। अगर ये बहुत तेजी से होने लग जाए तो लोगों का कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है। अगर ये बढ़ता रहे और इन्फ्लेशन ट्रिपल डिजिट तक चली जाए, बस खत्म है इकोनॉमी। वहां पे तो ऐसा है कि रोज ही प्राइस राइज हो जाए, आज आए हो 40, कल आए हो, कल आओगे 400, अगले दिन आओगे 4000 की ब्रेड, उससे अगले दिन आओगे 4 लाख की ब्रेड। तुम कहोगे 4 लाख कहां से लेके आऊं, सैलरी नहीं इतनी। पर अब 4 लाख इतना ज्यादा मार्केट में पैसा घूम रहा होगा कि जितने लोगों को उन्होंने ब्रेड बेचनी उनके पास 4 लाख होगा। ठीक है, चाहे 4 लाख की कीमत 40 रुपए के बराबर है जो कुछ टाइम पहले था, तभी जो आपका जिम्बाब्वे देश है ना, जिम्बाब्वे के देश के अंदर बिलियन और ट्रिलियन जिम्बाब्वन डॉलर के भी नोट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं, उन्होंने गरीबी का क्या तरीका निकाला कि सबको पैसे बांट दो, गरीबी खत्म। पर अगर सबके पास ही पैसे होंगे तो जितने पैसे होंगे वही तो नया जीरो होगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा नोट 10,000 का है। क्यों है? क्योंकि उनकी सरकार ने भी बहुत सारी गलतियां की है। जितना छोटा नोट होता है ना किसी कंट्री का, उतनी कंट्री की इकोनॉमी सक्सेसफुल होती है। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब है तुम्हारे प्राइजेस सडनली नहीं बढ़ रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा नोट 100 का है, $100 का सबसे बड़ा नोट है।
इंडिया जो लॉन्ग टर्म इंडिया का प्लान है, इंडिया ने सबसे बड़ा नोट 2000 के, अब तुम्हें पता होगा मार्केट में गायब ही होने शुरू हो गए हैं, अब दिखते नहीं है वो मार्केट में। धीरे धीरे इंडिया का प्लान ही ये है कि हमने करते कराते 300 या 250 का नोट रहने देना है, उससे बड़ा नोट ना हो। 500 का भी एक टाइम पे जाके धीरे धीरे ऐसी बैंकिंग सिस्टम से गायब कर देने। अभी फिलहाल के लिए हम सबसे बड़ा नोट 500 का ही बना रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, वो नहीं होगी दोबारा, पर इन द सेंस के धीरे धीरे उन्हें मार्केट से ऐसे ही गायब करते जा रहे हैं। जितने अब 2000 के नोट बैंक्स में जाते रहते हैं वो कभी वापस मुड़ के नहीं आते, बस उन्हें खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये है सारी की सारी इन्फ्लेशन का टॉपिक। डीफ्लेशन इसका उल्टा होता है। डीफ्लेशन का मतलब है जब आपकी डिमांड गिर रही है या आपकी सप्लाई हद से ज्यादा है, तो इस टाइम पे आपके प्राइसेस गिर रहे होंगे क्योंकि चीजें हद से ज्यादा बन रही हैं या बिक नहीं रही। ये चीज इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, तो डीफ्लेशन को अच्छा नहीं माना जाता इकोनॉमी के लिए, ठीक है। डीफ्लेशन का मतलब ही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि आपका सामान मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो अपने आप ही लोगों की जॉब जाने लगेंगी, जॉब लॉस होने लगेगा और अपने आप ही लोग निकाले जाएंगे, ठीक है। इसी कारण लगातार सप्लाई बनानी बहुत जरूरी है। तो ये था आपका ये लेक्चर।